बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को लेकर जो एक बर्फ जमी हुई थी, काफ़ी दिनों से लग रहा था कि एवरीथिंग इज स्टक। गवर्नमेंट ऑफर करती रही कि जनाब बैठिए मुज़ाकरात करते हैं, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एट दैट टाइम परसिस्टेंट थी कि मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करेंगे। बट इवेंचुअली 26 नवंबर के बाद से और स्पेसिफिकली कल के बाद से चीज़ें एट वंस बदली हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं, PMLN के रहनुमाओं की ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं कि अब तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात चाहती है। इवन असेंबली के फ्लोर के ऊपर आज बैरिस्टर गौहर साहब की स्पीच हो जाए तो वहां से इंडिया यही मिलता है कि जनाब मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चाहती है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, दैट इज द बिगर क्वेश्चन। इसके ऊपर भी मुतज़ाद इत्तलात आ जाती रही कि जनाब मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। साहब जरा हामिद रजा साहब ने गुफ्तगू करते हुए मीडिया से बताया कि आज मुमकिनात में से कि हमारे मुज़ाकरात शुरू हो जाएं, बट बैरिस्टर गौहर ने फिर बाद में तरदीद कर दी इसकी। मरहूम साहब की गुफ्तगू के बाद आगे बढ़े तो ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में उमर अयूब साहब बड़ा खुलकर बोलते हैं। इवन आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी बड़ी दबंग किस्म की तकरीर की। उसके ऊपर उमर अयूब साहब क्या फरमाते हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। जनरल फैज हमीद साहब जो हैं, उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। और मुझे हैरत इस बात की है कि जनाबे वाला इतनी मतलब आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो पहले क्यों नहीं इम्पोज किया गया। अब इसके आगे बढ़िए तो मुतजाद कहां से दोनों खबरें हो जाती हैं। जरा बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू आज सुन लीजिए और उसके बाद साथ ही सलमान अकरम राजा साहब की गुफ्तगू सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं, हम किसी के साथ भी खड़े होंगे, उसके साथ बात करने को रेडी है। जरा गुफ्तगू दोनों रहनुमाओं की सुन लीजिए। कमीशनें बनती रही लेकिन रिपोर्ट नहीं आते रहे। आपने भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए, ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। मुज़ाकरात हम हर एक के साथ करने को तैयार हैं। जो कोई भी आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारे साथ खड़ा होना चाहता है, हमारे साथ बात करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े भी होंगे, उसके साथ बात भी करेंगे। इंसाफ लेना चाहते हैं, ऐवान के थ्रू इंसाफ लेना चाहते हैं बैरिस्टर गौहर साहब। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए साहबजादा हामिद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादा साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज आपने सुबह तस्दीक की कि गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ाब्ता मुज़ाकरात स्टार्ट हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने तरदीद कर दी। सर आज की क्या डेवलपमेंट है? स्पीकर साहब से मुज़ाकरात या कोई मीटिंग हुई है आप लोगों की? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि वो खबर जो है वो गलत मेरे से मंसूब करके चलाई गई जी। मैंने ये बात कही थी कि हम चूंकि मुज़ाकरात के 5 में से 3 अराकीन जो हैं, उमर अयूब साहब गिरफ्तार हुए, मेरी जमानतें थी, मेरे पे फर्द जुर्म आयद होनी थी, असद कैसर साहब की जमानतें थी, तो हम में से कोई बैठ के कमेटी अभी तक को लाहे अमल नहीं बना सकी। तो हम आज बैठेंगे। मेरी इस बात को ये अज्यूम कर लिया गया कि शायद हम हुकूमत के साथ बैठेंगे। नेशनल असेंबली के बाहर उस खबर को डिनाई भी किया कि एज इफ नाउ हमारा गवर्नमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, और जब कोई ऐसी बात होगी तो उमर अयूब साहब उसके बारे में बिल्कुल आगाह करेंगे, हमारे नॉलेज में होगा तो हम भी आगाह करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट जी कि वो स्टेटमेंट जो मेरे नाम से मंसूब चलाई गई थी उसमें ऐसा सदाकत नहीं थी। अच्छा साहब, माजी की स्टेटमेंट्स तो या माजी की डिमांड्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सर आपकी जानिब से, आप तमाम लोग की जानिब से एक ही आती रही कि मुज़ाकरात जब भी होंगे एस्टैब्लिशमेंट से होंगे। तो अब एट वंस आप लोगों ने उसमें थोड़ा सा तजाद आ गया भी है कि हुकूमत के साथ भी बैठने को तैयार है। आज सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट भी आ गई, बैरिस्टर गौहर साहब भी कहते हैं कि ईवान के थ्रू इंसाफ लेंगे। तो हम क्या समझें कि अब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात वाली कहानी इज द पास्ट? नहीं सर, देखिए माजी के अंदर भी ये इस बयान की नौबत इस वजह से आई थी, मुज़ाकराती कमेटी में हम उस वक्त भी हुकूमत के साथ बातचीत की, लेकिन एक तो हुकूमत की संजीदगी नहीं थी, जो कि अभी तक आपके सामने है। 5 दिन हो गए हमारी कमेटी खान साहब ने बना दी है, लेकिन हुकूमत ने अभी भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। माजी में भी मसला ये था कि प्राइम मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस आते थे, मुज़ाकरात की बात करके चले जाते थे। सर, फ्लोर ऑफ द हाउस बात करने से मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है कि आप कमेटी फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद उसके TOR जो हैं वो तय किए जाते हैं, फिर आप अपने मुतालबात सामने रखते हैं, या फिर मुखालिफ के जो मुतालबात हैं
ان کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کس حد تک کنسیڈر کیا جانا ہے. اسی وجہ سے ماضی میں بھی یہ بیل منڈے نہیں چڑھ سکی. ابھی ہم امید کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی, کیونکہ ہمارے جو ابتدائی طور پہ 2 مطالبات سامنے رکھے گئے وہ قابل عمل ہیں. جو ہمارے پولیٹیکل ورکرز بے گناہ جنہیں قید کیا گیا ہے ان کی رہائی ایک پرابلم نہیں ہونا چاہیے, اور اسی طریقے سے سانحہ 9 مئی یا جو سانحہ 26 نومبر ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. لیکن حکومت یا حکومتی وزراء بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی کے یا 26 تاریخ کے رسپانسیبل ہیں. تو جو رسپانسیبل ہوتا ہے وہ کبھی بھی جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ نہیں کرتا, لیکن ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ انکوائری کریں, اور جو بھی کوئی گلٹی ہوگا اس کو سزا دی جائے. تو یہ 2 جو مطالبات ہیں مجھے تو ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اب حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا جائے. اچھا عامر رضا صاحب, ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ جو عمران خان صاحب کی اور باقی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی تھی وہ 8 فروری کا الیکشن تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اس کے اوپر بھی انکوائری ہو. آج سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا تھا اور حامد خان صاحب پریپیئرڈ ہی نہیں تھے کیس کے لیے. یہاں سے بھی کوئی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس حد تک سیریس ہے 8 فروری کو الیکشنز کے لے کر؟ سنجیدگی کی تو آج بھی اس جگہ پہ, میں تو اپنی طرف سے بات کر سکتا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ اس چیز کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کیا, فلور آف دا ہاؤس بھی, ویسے بھی میڈیا کے اندر بھی فارم 47 اور فارم 45 کا ایشو وہ آج بھی ڈرائی ڈاؤن نہیں ہے. لیکن چونکہ ابھی تھوڑی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ چینج ہوئی ہیں, تو اس کے تناظر کے اندر ہم نے یہ 2 ابتدائی مطالبات سامنے رکھے ہیں. جب اس کے اوپر کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی تو ہم اپنی باقی چیزیں بھی ظاہرہ لے کر آئیں گے. جناب حکومت نے بھی ظاہرہ اپنی لے کے آنی ہے, وہ بھی ہمیں بتائے گی, ہم بھی لے کے آئیں گے. اچھا, جب آپ پر میں مخاطب ہیں, ہم سے چند منٹ پہلے کی اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان کی, ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ جی 26 نومبر کو ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, اس سے بھگدڑ مچی ہے. اس سے حکومتی ماضی کے دعوے جو ہیں وہ تو نفی میں چلے جاتے ہیں کہ گولی چلی ہی نہیں تھی. آج اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہوائی فائرنگ ہوئی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف اپنے شہداء کی ڈیٹیل ہمیں دے, ہمیں شناختی کارڈ دے, ہمیں ان کی تمام تفصیلات دے, ہم انکوائری کروانا چاہتے ہیں. سر یہ تمام تر چیزیں آپ کیوں نہیں گورنمنٹ کے سامنے رکھتے؟ کاز اتنا بڑا سانحہ 26 نومبر جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اتنی شہادتیں ہوئیں, اتنے لوگ آج بھی مسنگ ہیں, تو شیئر دا ڈیٹیلز ود دا گورنمنٹ اور اس معاملے کو لے کے آگے چلیے. سر دیکھیں, سب سے پہلے تو جو ڈپٹی پرائم منسٹر کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے وہ خود آپ کے سامنے حکومتی بیانیہ کی نفی کرتی ہے. یہ فرض تو تمام انتظامی آفیسرز نے اور جو 2 اسپیشلی حکومتی وزراء تھے ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ گولی تو چلی ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ زخمی بھی کوئی نہیں ہوا, انجری بھی کوئی نہیں ہوئی اور شہادت بھی کوئی نہیں ہوئی. بٹ ود دا پیسج آف ٹائم وہ چیزیں ایسا ایسا ایڈمٹ ہونا شروع ہو گئیں. آج خود ڈپٹی پرائم منسٹر کا بیان اس چیز کی وضاحت کرتا ہے. ہم جو ڈیٹیلز ہیں ہمارے جو انجرڈ ہیں ان کی لسٹ بھی ہمارے پاس کمپائل ہو چکی ہیں. ہمارے مسنگ افراد ہیں وہ ان کے تمام ڈیٹا کے ساتھ وہ چیزیں بھی ہماری تقریباً کمپائل ہو چکی ہیں. اور جو شہداء ہیں اس حوالے سے جس وقت مذاکرات سٹارٹ ہوں گے تو ہم یہ چیزیں وہاں پر رکھیں گے ٹیبل کے اوپر. ہمارے پاس ان کی تفاصیل, ان کے جنازے, ان کے یہاں پر جو ان کے گواہان تھے, تدفین کے وقت جو گواہان تھے اور وہ جس طریقے سے احتجاج کے اندر شریک تھے وہ آئے, وہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں, وہ سامنے رکھیں گے. ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ ویسے بھی 12 افراد والے سے تو ڈیٹا آلریڈی شیئر کیا جا چکا ہوا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب اور عمر ایوب صاحب کی طرف سے وہ ڈیٹا تو شیئر کر دیا گیا ہے. بلوچستان میں جو 2 شہادتیں ہوئی ہیں, جو ڈیرہ غازی خان میں صاحب کی شہادت ہوئی ہے, ڈو یو تھنک یا مری میں ستی صاحب کی شہادت ہوئی ہے, باقی شہادتیں ہیں, کہ اس کے اوپر کو مقصد ہے کہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جو چھپائی جا سکے. اور دیکھیں میں ایک چیز بڑا ہمیشہ یہ بات کیٹیگرائز کر کے کہتا ہوں کہ سائنس آف نیچر نامی ایک بلا ہے, اور وہ سائنس آف نیچر یہ ہے جس نے ہمیشہ یہ سکھایا, تاریخ کے اوراق بھی اس چیز سے بھرے پڑے ہیں کہ بے گناہ کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا, خون ناحق بولتا ہے. اور یہ خون ناحق بول رہا ہے کہ اب حکومتی جو بیانات ہیں اس کے اندر بھی تبدیلی آنا شروع ہو گئی. کچھ چیزیں انہوں نے ایسا ایسا ایڈمٹ کرنا شروع کر لیں. فلور آف دا ہاؤس آپ نے گزشتہ روز خواجہ آصف صاحب کی تقریر سنی. پہلے تو وہ شعلہ بیانی فرماتے ہیں, ان کا ماضی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ کھڑے ہو جائیں تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ اب کس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے. لیکن گزشتہ روز الفاظ ان کا ساتھ بھی نہیں دے پا رہے تھے. یہ تمام میڈیا کے ساتھیوں نے بھی نوٹ کیا, تمام پولیٹیشنز نے وہاں پر نوٹ کیا. تو یہ وہ خون ناحق ہے جو بول رہا ہے اور جو بولے گا, اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں جتنی چیزیں ہیں وہ جب مذاکرات سٹارٹ ہوں گے وہ دیں گے. ویسے آلریڈی ہم پبلک چکے ہوئے ہیں. جی سر میرا لاسٹ کویسچن آپ سے,
जनरल फैज रिटायर्ड से आप भी माजी में राब्ते में रहे कहीं पर? सर, जनरल फैज जिस वक्त अपनी सीट के ऊपर थे तो बेतहाशा मरतबा राब्ते में रहे। जिस वक्त इंटरनल को दाखिली सलामती की सूरत हाल दरपेश आती थी, सेक्टेरियन वायलेंस जब क्रिएट होता था, जब लैंड ऑर्डर की सिचुएशन होती थी, तो ऑफिशियल मीटिंग कैपेसिटी के अंदर तो ही वाज डीजीसी फर्स्ट एंड देन डीजीआई। वो जो मीटिंग कॉल करते थे तो उसके अंदर तमाम लोग मौजूद होते थे। नहीं, 9 मई के मैं आगे पीछे पूछ रहा हूँ आपसे, 9 मई के प्लस माइनस। सर नहीं, 9 मई से आगे पीछे हमने कहा राब्ते में होना है जी। 9 मई से पहले भी राब्ते में नहीं थे खुद, और 9 मई के बाद तो मैं अपनी जात की आपको बात कर रहा हूँ। 9 मई के बाद मैंने तो अब 8 माह मफरूरी में गुजारे हैं, और मैंने पहाड़ों के ऊपर गुजारे हैं बलूचिस्तान, जहाँ पर सिग्नल भी कोई नहीं आता, तो मेरी बात कहाँ से होनी थी जनाब? क्योंकि 50 सियासतदानों का जिक्र हो रहा है, बार बार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनरल फैज से 50 सियासतदान राब्ते में रहे हैं, और ज्यादातर ऑब्वियसली पीटीआई के थे, लेकिन और जमातों के भी और लोग भी थे जो राब्ते में। 10 की तादाद तो थोड़ी है, ज्यादा की तादाद होनी चाहिए, फिर मेरा ख्याल है डाटा पूरा कंपाइल नहीं हुआ। और हो जाएगा इन डेज टू कम, होप एंड प्रे कि हो जाएगा। सर हो जाए। देखिए, मैंने तो आपको स्ट्रेट अवे मैंने अपनी जात के बारे में आपको बताया कि हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स जो हैं मैंने उनके साथ अटेंड की हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरी उनकी 9 मई से पहले या 9 मई के बाद को बात हुई है, तो मैं कैटेगोरिकली डिनाइंग इट। जब वो अपनी सीट के ऊपर ऑफिशियल कैपेसिटी में बैठे थे, जाहिर है ही वाज डीजीआई और ही वाज डीजीसी बिफोर दैट, तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बननी थी उसमें जब वो तमाम लोगों को बुलाते थे तो वो तमाम लोग उसमें जाते थे, लेकिन कोई ऐसी चीज 9 मई से पहले या 9 मई के बाद वाली तो कम अज कम मैं अपनी जात की हद तक डिनाई कर सकता हूं। ये क्वेश्चन रेलेवेंट इसलिए हो रहा है कि उसमें इमरान खान साहब को भी उसी सारी इंक्वायरी में जोड़ा जा रहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है, फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आपके जो इत्तेहादी हैं आप लोगों के भी साथ चीजें मजीद जुड़ती जाएंगी इन डेज टू कम, जिस तरह नजर आ रहा है चीजें। तो सर जोड़ने को यहाँ पाकिस्तान में आप जो मर्जी जोड़ दें, मुझे आप ये बताएं एक प्राइम मिनिस्टर है और वो जो आपके डीजीआई हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, और ये हर दौरे में ऐसा ही रहा है। हर वजीर आजम जो है वो डीजीआई से डायरेक्ट रिपोर्ट लेता है, उस हद तक उनका कॉन्टेक्ट था प्राइम मिनिस्टर का। बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, डीजीआई उनको रिपोर्ट करते थे तो वो राब्ता उनके साथ था। बाकी जो कुछ भी हो रहा है उनकी अकाउंटेबिलिटी हो, जो भी मसला हो, देखें ये इदारे का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का अपना सिस्टम और सेटअप मौजूद है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेट मी अश्योर यू वन थिंग विद 100% ऑथेंटिसिटी के 9 मई हमारा जो मसला है उसके साथ कम से कम हमारा कोई लेना देना नहीं है जनाब। हमने दूसरे जुडिशियल कमीशन की बात की है, आप बना दें जुडिशियल कमीशन, अगर को होगा तो सामने आ जाएगा उसमें भी। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम नाजरीन। नाजरीन साहब जरा हमारे साथ मौजूद थे, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये डिमांड सबसे लिजिट है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की कमीशन की इंक्वायरी की डिमांड बहुत लिजिट है, और हुकूमत किसी भी सियासी जमात की हो इस डिमांड को मान लेना चाहिए। रिजर्वेशन जो है उनको दूर इंक्वायरी से ही किया जा सकता है, बैठकर मुज़ाकरात करके ही चीज़ें आगे चलाई जा सकती हैं। यही एक बर्फ थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो हुकूमती इत्तेहाद है उनके दरमियान जमी हुई थी कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती थी मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से हों। इवेंचुअली इसके ऊपर एक तबका है जिनका ये सोच भी है कि हुकूमत से भी मुज़ाकरात अब करते हैं तो इवेंचुअली उनकी आशीर्वाद के बगैर हुकूमत भी मुज़ाकरात कैसे कर सकती है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की कुछ रियलिटीज़ हैं, हमें इनको मानना पड़ेगा। बहरहाल देखिए व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। अगले सेगमेंट में हमारे साथ इसार राना साहब होंगे, काज़मी साहब होंगे और मियां दाऊद साहब होंगे। कुछ बात करते हैं कोर्ट मार्शल, जनरल रिटायर्ड फैज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने क्या जा रही हैं और क्या मुज़ाकरात का कोई वे आउट पे निकलता दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ अगले सेगमेंट में ये तमाम मेहमान होंगे।